नमस्कार मित्रों, मैं हूं विजित पटेल और स्वागत है आपका हमारे अपने दी पॉलिटिकल दफ्तर में। और इसी के साथ आपका स्वागत है वक्त के फर्स्ट एपिसोड में। आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में हमें बचपन से पढ़ाया गया, समझाया गया, सिखाया गया, जिसमें लाखों लोगों की जान गई और न जाने कितने लोगों ने पलायन किया, जो हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा इंसिडेंस है। हम बात करने वाले हैं अखंड भारत के अंतिम विभाजन की, द पार्टीशन ऑफ 1947 की। कहानी शुरू होती है सन 1906 ढाका से, जहां कई बड़े मुस्लिम नेता मिलकर मुस्लिम लीग की शुरुआत करते हैं। उन सभी नेताओं का कहना था कि माइनॉरिटी होने के कारण मुसलमानों को हिंदुओं के कंपैरिजन में कम अधिकार दिए जाते हैं और उनकी आवाज़ उठाने के लिए मुस्लिम लीग की शुरुआत की गई। समय आगे बढ़ता गया, हिंदुस्तान आज़ादी के और करीब जाता रहा। 1930 में मुस्लिम लीग के एक सम्मेलन में फेमस उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल भाषण देते देते एकदम से एक मांग करते हैं, और वो मांग थी मुसलमानों के लिए सेपरेट राज्य की। इसके बाद यह मांग 1936 में सिंध प्रांत की विधानसभा में भी उठाई गई। हालांकि हिंदुस्तान की जनता इसे आम बयानबाजी समझकर इग्नोर करती गई, लेकिन माहौल गर्म होता है सन 1940 में, जब लाहौर में मोहम्मद अली जिन्ना साफ तौर पर यह अनाउंस करते हैं कि उन्हें मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र चाहिए। जैसा कि जिन्ना एक बड़े नेता थे, तो इस बात को पहली बार हम ये कह सकते हैं सीरियसली लिया गया। हालांकि हिंदुस्तानियों को पूरी उम्मीद थी कि श्री महात्मा गांधी जी अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर जिन्ना को मना लेंगे और विभाजन रुक जाएगा। लेकिन हम ये कैसे भूल सकते हैं कि कांग्रेस, मुस्लिम लीग के अलावा एक तीसरी पावर भी थी, और वो थे ब्रिटिशर्स, जिनका काम ही था डिवाइड एंड रूल, जिनके खून में ही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी। जब कभी महात्मा गांधी और कांग्रेस के अन्य नेता जिन्ना को समझाने की कोशिश करते, तब ब्रिटिशर्स आते और सारा काम बिगाड़ कर चले जाते। आखिर अंग्रेजों को समझ आ चुका था कि कुछ साल बाद ही सही, लेकिन उन्हें हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ेगा, तो जाते जाते वो हिंदुस्तान को खुशहाल कैसे देख सकते थे। उन्होंने जानबूझकर कुछ ऐसी योजनाएं चलाई जिनसे या तो केवल हिंदुओं को फायदा होता था या तो केवल मुसलमानों को, और वो यही चाहते थे कि कैसे भी करके ये दोनों धर्मों के बीच फूट डाली जाए, और इसके जरिए वो सांप्रदायिक हिंसा बढ़ाने की सारी कोशिश करते थे। अब आते हैं सन 1946 में, जब 16 अगस्त को मुस्लिम लीग द्वारा सीडी कार्यवाही नामक अभियान का ऐलान हुआ। यह अभियान पाकिस्तान की मांग को तुरंत स्वीकार करने के लिए चलाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप कोलकाता में दंगे हुए और जिसमें 5000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई। ये अपने आप में एक काफ़ी बड़ा सदमा देने वाला इंसिडेंस था, जिसके कारण काफ़ी प्रेशर पड़ा और कांग्रेस के सभी नेताओं को बंटवारे की मांग स्वीकार करनी पड़ी। महात्मा गांधी जी ने कह दिया था कि अगर बंटवारा होगा तो मेरी लाश पर से होगा। उन्होंने बंटवारे को रोकने की सारी कोशिशें की, उपवास किए, अनशन किए, लेकिन जिन्ना कहाँ मानने वाला था। अब यह तो डिसाइड हो चुका था कि हिंदुस्तान के दो हिस्से होंगे, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान, लेकिन बंटवारा होगा कैसे, बंटवारा की प्रोसेस क्या होगी, ये सबसे टफ काम था। कैसे बाउंड्रीज डिसाइड होंगी, कैसे पैसा डिवाइड होगा, कैसे आर्मी डिवाइड होगी, ये सब सबसे टफ काम था। अब यह तो हम सभी जानते ही हैं कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को बर्बाद करने की सारी कोशिशें की थी। इसलिए डिवीजन ऑफ लैंड, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्रीज बनाने के लिए उन्होंने जानबूझकर एक ऐसे आदमी को बुलाया जो पहले कभी हिंदुस्तान आया ही नहीं था, सर रेडक्लिफ, जो हिंदुस्तान के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे और पहली बार हिंदुस्तान आए। ना उनको हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी मालूम थी, ना उनको यहाँ का कल्चर मालूम था, ना उन्हें ये पता था कि यहाँ कितनी रिवर्स हैं, कितने रिसोर्सेस हैं, कैसा वेदर कंडीशन होता है। जब रेडक्लिफ को ये काम दिया गया तब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करनी है, लेकिन फिर कर भी क्या सकते थे। और हद तो तब हो गई थी जब बाउंड्रीज डिसाइड करने के लिए उन्हें बस 6 हफ्ते का समय दिया गया था। फिर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन हुआ, जिसमें 2 मुस्लिम और 2 गैर मुस्लिम लोगों को शामिल किया गया। इस आयोग ने काफी विपरीत परिस्थितियों के साथ काम किया था। अब 1941 में हुई जनगणना को मेन सोर्स मानकर और धार्मिक जनसंख्या को प्रमुखता में रख के सीमा आयोग ने अपना काम शुरू किया। नियम यह बनाया गया था कि हिंदुस्तान को अपनी 6 बड़ी सिटीज में से 2 बड़ी सिटीज पाकिस्तान को देनी होगी। तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, लाहौर और कराची में से लाहौर और कराची पाकिस्तान को देने का निर्णय लिया गया, और उस रीजन को नाम दिया गया पश्चिमी पाकिस्तान, जिसकी बाउंड्री पंजाब से होकर गुजरती थी और जो 62% ऑफ पंजाब कवर करती थी, और हिंदुस्तान में मात्र 38% पंजाब आता था। और इतना ही नहीं, हिंदुस्तान को 3 टुकड़ों में तोड़ा गया था, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक हिंदुस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान, जो अभी बांग्लादेश है प्रेजेंट कंडीशन में। अब आप सोच रहे होंगे 2-2 पाकिस्तान, ये कौन सा कंसेप्ट है, या तो पश्चिमी पाकिस्तान हो या तो पूर्वी पाकिस्तान हो। अब इसका आंसर मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले तो ये डिसाइड हुआ था कि हिंदुस्तान द्वारा पाकिस्तान को 40% रेलवेज का हिस्सा दिया जाएगा,
जिसे अगर हम एक ही पार्ट में रखते तो काफ़ी बड़ा एरिया हो जाता, और इतना बड़ा एरिया पाकिस्तान को देना तो बिल्कुल लाजमी नहीं था। जैसे सीमाओं के विभाजन के लिए सीमा आयोग बनाया गया था, वैसे दूसरे सारे विभाजन के लिए अलग अलग आयोग बनाए गए थे, और उन्हीं आयोगों ने यह तय किया था कि हिंदुस्तान की आर्मी का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाएगा। साथ के साथ 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को उस समय देने का निर्णय लिया गया था, जिसमें से 20 करोड़ तो शुरुआत में दे दिए थे और 55 करोड़ रोक कर रखे थे, क्योंकि कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। पाकिस्तान के लक्षण भी सबको नजर आने लगे थे कि वो पैसा वो हिंदुस्तान पर ही हमला करने में खर्च करेगा। लेकिन महात्मा गांधी जी पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए अड़ गए और अनशन पर बैठ गए, जिसके कारण नेताओं पर प्रेशर बढ़ा और वो पैसा पाकिस्तान को वापस दिया गया। जैसे ही देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान ने छोटे छोटे रूप के जरिए ही सही लेकिन हिंदुस्तान पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। कश्मीर पर भी हमला किया था, जिसके बारे में हम अलग से एक ज़रूर वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा रेलवे लाइंस का 40% हिस्सा देने का निर्णय लिया गया था, जिसको हम पहले बता चुके हैं, और बाकी सारी चीज़ों का भी विभाजन हुआ था, सेम वैसे ही जैसे घर का बंटवारा होता है। सरकारी दफ्तरों में मौजूद टेबल, कुर्सी, बर्तन, चम्मचों से लेकर सारी चीज़ें, यहाँ तक कि किताबें तक बांटी गई थी। अब पार्टीशन तो एक चीज़ थी, लेकिन पार्टीशन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स और पार्टीशन से होने वाले रिजल्ट्स और भी ज़्यादा खतरनाक थे। सबसे पहले तो ये मालूम ही नहीं था कि कौन सा एरिया हिंदुस्तान बनने वाला है और कौन सा एरिया पाकिस्तान। लोगों को बस इतना बताया गया था कि दिल्ली हिंदुस्तान के लिए और लाहौर और कराची वाला एरिया पाकिस्तान के लिए होगा। आप खुद सोचिए कितनी बेकार सिचुएशन रही होगी वो, कि अगर किसी फैमिली को हिंदुस्तान या पाकिस्तान जाना है, लेकिन उसे मालूम ही नहीं है कि बाउंड्रीज कौन सी है। इस बीच पलायन करते हुए लाखों लोगों ने अपनी जान दी, लाखों महिलाओं का बलात्कार हुआ, शोषण हुआ, और न जाने कितने लोगों का अपहरण हुआ। बहरहाल लॉर्ड माउंटबेटन ने यह अनाउंस किया कि आने वाली 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को हिंदुस्तान को ऑफिशियल रूप से आज़ाद कर दिया जाएगा। अब ये 2 डेट्स अलग अलग इसलिए रखी गई थी जिससे लॉर्ड माउंटबेटन दोनों देशों के कार्यक्रम में शामिल हो पाए, और साथ ही माउंटबेटन ने इसकी भी सारी कोशिशें की थी कि ब्रिटिशर्स के ऊपर कम से कम दाग लगे। इसलिए सीमा आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट 12 अगस्त में बना के तैयार हो गई थी, वो रिपोर्ट 15 अगस्त तक रोक के रखी और 15 अगस्त को जनता के सामने जारी की, जिससे बाद में होने वाले दंगों का सारा आरोप हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरकार पर जाए, ना कि अंग्रेजों के ऊपर। जिस रिपोर्ट में ऑफिशियल तौर पे लिखा गया था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्रीज कहाँ होंगी। तो आप सोचिए, लोगों ने पहले से पलायन करना शुरू कर दिया था, लेकिन बाउंड्रीज क्या होंगी ये 15 अगस्त को पता चला, और तभी लोगों को पता चला कि 2 पाकिस्तान बनाए गए हैं, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। उसी दिन यानी 15 अगस्त को एक और इंसिडेंस होता है। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर लाहौर से आई हुई एक ट्रेन रुकती है, जिसमें केवल मरे हुए लोगों के शव होते हैं। किसी की आंखें बाहर थी तो किसी के आते, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं से लेकर हर तरह के लोगों के शव उसमें थे, और उसमें लिखा गया था कि नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज़ादी का तोहफा। उसके बाद से पंजाब वाले एरिया में दंगे और भी ज़्यादा बढ़ गए, और फेमस हिस्ट्री बुक स्पेक्ट्रम के अनुसार 1,80,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी उन दंगों में। हालांकि अगर बंगाल वाले रीजन को देखा जाए तो श्री महात्मा गांधी जी के प्रेजेंस के कारण वहाँ पर दंगे थोड़े कम हुए। महात्मा गांधी जी वहाँ पर अनशन और उपवास जैसे कार्यक्रम चला रहे थे, जिसके कारण बंगाल बॉर्डर वाला रीजन थोड़ा शांत था। इसके अलावा महिलाओं को सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था इस पार्टीशन में, क्योंकि सबसे ज़्यादा लूटपाट, डकैती के साथ साथ बलात्कार, रेप और अपहरण जैसे इंसिडेंट्स सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ ही हुए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 75,000 से ज़्यादा महिलाओं का रेप और बलात्कार हुआ था। तो आप सोच सकते हैं रियलिटी में नंबर कितना बड़ा होगा। इसके अलावा 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को माइग्रेट करना पड़ा था, पलायन करना पड़ा था, हिंदुस्तान से पाकिस्तान में, पाकिस्तान से हिंदुस्तान में। अगर हम पुराने लोगों से बात करें और इंटरव्यूज़ देखें तो पता चलता है कि आधे से भी कम लोग एक्चुअल में माइग्रेट कर पाए थे, आधे से ज़्यादा तो रास्ते में ही मार दिए गए थे। कुछ इंसिडेंसेस बताते हैं कि कुएं में जहर डाल दिया जाता था। जो भी गांव के गांव, जत्थे के जत्थे माइग्रेट करते थे, वो उस पानी को पीकर ही मर जाते थे। कुछ महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कुएं में कूदकर अपनी जान दी थी। कितने बच्चे अनाथ हुए थे, कितनी महिलाओं ने सुसाइड कर लिया था अपनी इज्जत बचाने के लिए, इन सब चीज़ों का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। बहरहाल दोनों देश आज़ाद होते हैं और आज़ाद भारत का पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया जाता है, और इसी के साथ श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी गृह मंत्री की भूमिका निभाते हैं। इसके बाद संविधान लिखा जाता है और हिंदुस्तान को एक सेक्युलर देश घोषित किया जाता है, और हमें गर्व है कि आज भी हमारा देश सेक्युलर है। उसके दूसरी तरफ पाकिस्तान अपना सेक्युलरिज्म 1955 में ही खो देता है। तो यह थी हिंदुस्तान के विभाजन की कहानी, और इसी के साथ वक्त का पहला एपिसोड भी खत्म होता है।
वक्त के आने वाले एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और लेटेस्ट पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए भी हमारे चैनल में बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।